सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ ऑफ ट्विन्स में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मेंटल एलिमेंट के बारे में पढ़ना है कि मेंटल एलिमेंट का क्या मतलब होता है और टोटिशियस लाइबिलिटी में मेंटल एलिमेंट का क्या रोल होता है। कौन से ऐसे टोट्स हैं जहां पे मेंटल एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और क्या कुछ ऐसे टोट्स हैं जहां पे मेंटल एलिमेंट का कोई महत्व नहीं है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लॉ ऑफ टोट्स के ऊपर 4 लेक्चर बना दिए हैं। वो लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा। आपका बेस सारा लॉ ऑफ टोट्स का उससे क्लियर होगा। उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंटल एलिमेंट इन टोटिशियस लाइबिलिटी। तो अगर मैं मेंटल एलिमेंट की बात करता हूँ कि टोटिशियस लाइबिलिटी में एक मेंटल एलिमेंट का कितना रोल रहता है, तो मेंटल एलिमेंट का सबसे पहले मतलब क्या है। मेंटल एलिमेंट का मतलब होता है बेसिकली मेंजरिया या fault. Mental element also known as a fault, also known as the mensria, that is guilty mind. Guilty mind. टोटिशियस लाइबिलिटी में गिल्टी माइंड का मतलब होता है कि डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस किया गया है उस डिफेंडेंट के माइंड में उस टाइम क्या था जब वो माइंड जब वो टोट कमिट कर रहा था। The mental element, also known as the fault or mensria in tortious liability, it refers to a state of mind of defendant at the time of committing a tort. जब वो टोट कमिट कर रहा था उस टाइम उसके माइंड में क्या था, इसी चीज को यही चीज मेंटल एलिमेंट के जरिए रिप्रेजेंट करी जाती है। इसमें आपकी इंटेंशन आ जाएगी, आपकी नेग्लिजेंस आ जाएगी, रेकलेसनेस आ जाएगी, मेलाइस, नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर द मेंटल एलिमेंट। whether the person who has committed a tort has the intention to commit the tort, whether a person has done act negligently, whether a person has the knowledge that what he has done. This is the mental element. तो बेसिकली जब मेंटल एलिमेंट की बात की जाती है तो हमारे टो समझने की कोशिश करना, हमारे टोट में कुछ टोट ऐसे होते हैं जो इंटेंशनल होते हैं और कुछ टोट ऐसे होते हैं जो नॉन इंटेंशनल होते हैं। अर्थात कुछ टोट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपके मेंटल एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि इसके माइंड में भी ये था, जो इसने क्राइम किया इसका माइंड में इस क्राइम को करने के रिगार्डिंग सब कुछ था। और कुछ टोट आपके नॉन इंटेंशनल होते हैं जिसमें माइंड में टोट कमिट करने की रिगार्डिंग था या ना था, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति लाइबल हो जाता है। अर्थात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बात आती है उन टोट्स की जिन टोट्स में मेंटल एलिमेंट रोल प्ले करता है तो उनको हम लोग इंटेंशनल टोट बोल देते हैं। और जिन टोट्स में कोई भी बंदे की माइंड या इंटेंशन कोई रोल प्ले नहीं करती उसको हम लोग नॉन इंटेंशनल या नो फॉल्ट टोट भी बोल देते हैं कि फॉल्ट नहीं है फिर भी आप टोट के लिए लाइबल होंगे। तो इस चीज को हमने अभी कवर करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन मैनी टोर्ट्स प्लेंटिफ मस्ट प्रूव द डिफेंडर वॉज एट फॉल्ट। बहुत से टोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट फॉल्ट में था, डिफेंडेंट की इंटेंशन थी, डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था, डिफेंडेंट के माइंड में ये बात थी। पर कभी कभी उसके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज हो जाती है डिफेंडेंट के ऊपर इवन विदाउट एनी फॉल्ट, चाहे उसका कोई फॉल्ट नहीं था। नाउ अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस मेंटल एलिमेंट इन सिंपल टर्म्स, mental element in tortious liability means intention, negligence, recklessness, malice, or other state of mind of the defendant which may be required to establish liability for a tort. This is the definition of basically what we call the mental element. Mental element means what a person has in his mind. अब आगे चलते हैं। आगे बात आती है हमारी, इज मेंटल एलिमेंट नेसेसरी इन एवरी टोट। क्या मेंटल एलिमेंट जरूरी होता है हर टोट के लिए? नो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ टोट्स ऐसी हैं जिसमें आपके माइंड में कुछ था नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टोट के लिए लाइबल होंगे ही होंगे। दैट इज कॉल्ड द नो फॉल्ट लाइबिलिटी, दैट इज द लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट। लेकिन कुछ टोट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके फोल्ट को भी देखा जाता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टोट बेसिकली, वेदर द मेंटल एलिमेंट इज नेसेसरी और नॉट नेसेसरी फॉर टोट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टोट। ब्रॉडली tortious liability can be divided into two categories: fault when relevant and liability without
force, that is no fault liability. Now पहले हम ये पहला पॉइंट पढ़ेंगे, liability when fault when relevant, that is fault liability. तो कुछ एक लाइबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें फॉल्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, अर्थात कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट फॉल्ट में था, डिफेंडेंट के माइंड में इलीगल बात थी, डिफेंडेंट मेंटली फॉल्टी था। बहुत से टोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे लाइबिलिटी अराइज ओनली व्हेन द डिफेंडेंट इज एट फॉल्ट। प्लेंटिफ must have to prove that defendant acted intentionally, negligently, recklessly और maliciously। ये डिफेंडेंट को प्रूव करना, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंटली काम किया, इंटेंशनली उसने काम किया। तो बहुत से ऐसे टोर्ट्स हैं जिन टोर्ट्स में मेंटल एलिमेंट बहुत रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पे नेग्लिजेंस का टोर्ट, असोल्ट का टोर्ट, बैटरी का टोर्ट, फॉल्स इंप्रिजनमेंट का टोर्ट, डेफामेशन का, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, डिसीट का। ये सारे के सारे टोर्ट कैसे हैं? टोर्ट बेस्ड ऑन फॉल्ट। ये कौन से टोर्ट है जो फॉल्ट पे बेस करते हैं, जिसमें आप प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट फॉल्टी था, जिसमें प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट के माइंड में ये सब कुछ था। जैसे नेग्लिजेंसली मतलब उसने नेग्लिजेंटली काम किया, उसका काम ड्यूटी थी कोई काम प्रॉपर काम करने की, उसने ड्यूटी को ब्रीच कर दिया जिससे किसी को नुकसान हो गया। असोल्ट किसी को डराना, बैटरी किसी पे फोर्स का यूज करना, फॉल्स इंप्रिजनमेंट किसी को विदाउट जस्टिफिकेशन उसे इंप्रिजन कर देना, डेफामेशन किसी को डिफेम करना। इन सभी टोर्ट्स में fault is required to be proved. Plaintiff has to prove that defendant was at fault. For example, अगर एक व्यक्ति A drives his car at very high speeds without observing traffic rules and injures B, here A is liable because he acted negligently. Here he was on fault. He has acted negligently because उसने बिना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किए हुए लगातार बहुत फास्ट गाड़ी चलाई है। इसमें लैंडमार्क केस याद कर लीजिए, ढनोगी वर्सेस स्टेवेंसन, बहुत ही लैंडमार्क केस है 1932 का। इस केस में क्या हुआ था कि लेडी थी, उसने एक जिंजर बियर बोतल पी, वो बोतल ली, उसको पिया, उस बोतल में एक स्नेल इज घोंगा, स्नेल जो होती है उसकी डेड बॉडी लास्ट में थी, और उसको पी के वो लड़की काफी बीमार हो गई। एंड उसने केस कर दिया सभी के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी, दुकानदार के ऊपर भी, सबके ऊपर केस कर दिया। कोर्ट ने बोला यहाँ पे जितने भी हैं, चाहे दुकानदार है चाहे मैन्युफैक्चरर है, इन सभी ने यहाँ पे फॉल्ट कमिट किया है, यहाँ पे इनका फॉल्ट है, यहाँ पे नेग्लिजेंटली काम कर रहे हैं। कैसे आप किसी को एक ऐसी बोतल दे देते हो पीने के लिए जिसमें स्नेल की डेड बॉडी उसमें जो है वो मिक्स है, आप कैसे दे सकते हो? जिससे लड़की बीमार हो गई, उसको बेसिकली उसे बहुत, उसकी हालत बहुत खराब होगी उस ड्रिंक को पीके, बिकॉज स्नेल की डेड बॉडी वहां पे डिकम्पोज होगी थी उस ड्रिंक में। तो ये दिस वाज द केस इन विच प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस वाज डेवलप्ड। तो बेसिकली ये आपका टोट कौन सा है? टोट बेस्ड ऑन फॉल्ट। कौन से टोट हुए? नेग्लिजेंस हो गई, असोल्ट हो गया, बैटरी हो गया, फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो गया, डेफामेशन। इन ऑल दिस टोट्स प्लेंटिफ इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट डिफेंडेंट वाज faulty, defendant was having the ill intention, defendant's mind was not proper। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी लॉ सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आप एलएलबी कर रहे हैं, आप बीए एलएलबी कर रहे हैं, हम लोग लॉ बिटवीन पिछले 2018 से लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कई सालों से हम लोगों ने बच्चों को वकील बना के, बहुत से बच्चों को हम लोगों ने वकील बना दिया है। आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। बहुत सारे बच्चे हमारे एपीओ लगे हुए हैं, कुछ बच्चे हमारे जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स में आगे आए हैं। तो हमारी जर्नी कोई 1 या 2 साल की नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है हमारी बच्चों को पढ़ाने की। अगर आपको प्रॉपर नोट्स हमसे चाहिए, किसी भी लॉ सब्जेक्ट के, आपको प्रॉपर हमसे लेक्चर चाहिए किसी भी लॉ सब्जेक्ट के, आप डेफिनेटली हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे लेक्चर सिंपल लैंग्वेज में होते हैं, नोट्स अपने सेल्फ मेड होते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, टाइप भी मिल जाएंगे जैसे आपको चाहिए, क्योंकि हमारा मटेरियल हम पहले हैंड रिटन लिखते हैं फिर हम उसको टाइप करवाते हैं। आप अपने दोस्तों से हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। और हाँ, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखा है, वैसे व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे कोई भी क्वेरी अगर आपने करनी हो आप कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम पेज है और जो हमारा
इंस्टाग्राम पेज है, इसको जरूर ज्वाइन करें। इस पे हम लोग इंपॉर्टेंट केस लॉज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी वीडियोस, हमारे नोट्स, जो फ्री नोट्स है वो डालते रहते हैं, तो इसको जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। हमारी एप्लीकेशन है मुकेश मुनीश लो क्लासेस, उसमें हमारी आपको पेड सर्विसेज सारी ही मिल जाएंगी। अब आता है दूसरा पॉइंट, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, दैट इज नो फॉल्ट लाइबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया कि टोट में कुछ टोट्स ऐसे जिसमें फॉल्ट जरूरी होता है प्रूव करना, मेंटल एलिमेंट जरूरी होता है प्रूव करना। कुछ टोट ऐसे हैं जिसमें मेंटल एलिमेंट प्रूव करना जरूरी नहीं होता, उसको बोलते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। व्यक्ति का फॉल्ट नहीं होता, फिर भी वो लाइबल बन जाता है। इन सर्टेन सिचुएशंस the law imposes liability even without the defendant has committed no negligence or wrongful intention. The plaintiff is not required to prove fault. तो ऐसे कुछ एक टोट्स होते हैं जिसमें प्लेंटिफ को ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि डिफेंडेंट wrongful था, डिफेंडेंट का फॉल्ट था, डिफेंडेंट ऑटोमेटिकली लाइबल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द नो फॉल्ट लाइबिलिटी। दिस इज नोन एज द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट, आप कुछ भी बोल लीजिए। हाउएवर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंग्लैंड का कंसेप्ट है जो इंग्लैंड में डेवलप हुआ है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडिया का कंसेप्ट है जो इंडिया में डेवलप हुआ है, और नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ये दोनों को हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी ही बोलते हैं। दैट इज फॉल्ट नहीं है फिर भी व्यक्ति लाइबल होगा। इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लैंड में अपने कुछ ऐसे काम करते हैं जो बड़े हजार्डस या बड़े डेंजरस एक्टिविटीज होती हैं, जिन एक्टिविटीज को कैरी करने की वजह से किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति हजार्डस एक्टिविटीज कैरी कर रहा है उसको उस नुकसान का कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी जमीन में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाता है जिसमें खतरनाक गैसें उत्पादित होकर बाहर निकल रही हैं, उस फैक्ट्री से बाहर गैस लीक हो जाए तो हजारों लोग मर सकते हैं आसपास के। तो इतना खतरनाक प्लांट अगर आप लगा रहे हो तो कल को और गैस लीक लीक हो गई गलती से, बाई चांस आपकी गलती नहीं थी, आपका फॉल्ट नहीं था, पर गैस लीक हो गई, तो आप बच नहीं पाओगे। आपको सभी लोगों को जिनको अफेक्ट हुआ है उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। आप ये बोल के नहीं बच सकते कि मेरा फॉल्ट क्या है, मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल घर में सोया हुआ था, पीछे से गैस लीक होगी, इसमें मेरी क्या गलती है। तो इसका मतलब आपका फॉल्ट नहीं था फिर भी आप लाइबल होंगे। एस्केप ऑफ पॉइजनस गैस, अगर कोई पॉइजनस गैस कहीं से एस्केप हो जाती है आसपास के लोगों को, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, श्री राम फूड फर्टिलाइजर कंपनी में ट्रेजेडी हुई, गैस लीक हुई और गैस लीक हो गया, आसपास के लोग बेहोश हो गए, मर गए। तो बाद में कोर्ट ने बोला कि बेशक जिस कंपनी से गैस लीक हुई है उस कंपनी के मालिक की गलती नहीं है, पर वो लाइबल फिर भी होगा, उसे लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड द नो फॉल्ट लाइबिलिटी। रायलन वर्सेस फ्लेचर में लैंडमार्क केस है और दूसरा केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों लैंडमार्क केस हैं। आपको बता दूं जो रायलन वर्सेस फ्लेचर वाला केस है, ये केस इंग्लैंड का केस है, बड़ा ही लैंडमार्क केस है, 1868 का केस है, जिसमें जस्टिस ब्लैकबर्न का नाम अपने याद रखना है, ब्लैकबर्न, जिन्होंने ये केस डिसाइड किया था। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति अपनी लैंड पर एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनवाता है, खड्डा खोदवाता है, उसमें पानी गिराता है। बेशक उसने खड्डे को सीमेंट से भरवाया था, पूरा बंद किया था, पर जैसे पानी भरा बीच में छोटे छोटे छिद्र थे, और जैसे पानी भरा इस खड्डे में, वो छिद्रों से पानी लीक हुआ और जाके पानी यहाँ पे एक कोल माइन थी, उस कोल माइन में चला गया और सारी कोल माइन खराब हो गई। कोर्ट के पास कोल माइन का मालिक गया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी कोल माइन सारी खराब हो गई इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से जिसने खड्डा खुदवाया अपनी जमीन पे और पानी गिरवाया। इसने बोला मेरी क्या गलती है जी, मैंने तो अपनी लैंड पे काम किया, अब इसकी कोल माइन खराब हो गई, गलती से खड्डे से पानी चला गया, कोई छिद्र थे, इवन दो मैंने पूरा खड्डा अच्छे से भरवाया था, सीमेंट लगवाया था, पत्थर लगवाए थे, पर कहीं छोटे मोटे होल रह गए और पानी चला गया, उसमें मेरी क्या गलती है। कोर्ट ने इस केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल डेवलप किया था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कोर्ट ने बोला बेशक आपकी गलती नहीं है लेकिन आप लाइबल होंगे बिना गलती के, आपका फॉल्ट नहीं था फिर भी आप लाइबल होंगे। इसी को बोला जाता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा रायलन वर्सेस फ्लेचर केस था, इस केस में तीन बातें कोर्ट ने बोली थी। जब भी आप अपनी लैंड में कोई डेंजरस थिंग लेकर आते हो और वो डेंजरस थिंग आपकी लैंड से एस्केप हो जाती है, वहां से चली जाती है, एस्केप हो गया, वो पानी यहाँ से एस्केप हो गया और किसी को नुकसान हो जाता है, तो इवन आपकी नेग्लिजेंस नहीं थी फिर भी आप लाइबल होंगे। लेकिन इस रायलन वर्सेस फ्लेचर वाले केस में कोर्ट ने 5 एक्सेप्शंस भी दी थी जिनका सहारा लेकर डिफेंडेंट बच सकता था।
लाइबिलिटी से बचा भी जा सकता था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कंसेप्ट में 5 एक्सेप्शंस भी थी जिनका सहारा लेकर डिफेंडर बच सकता था। जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी होगी, और 5 एक्सेप्शन है जिसका यूज करके बचा जा सकता था। लेकिन लेकिन एक बाद में नया केस आया, एमसी मेहता वर्सन ऑफ इंडिया 1987। इस केस को में हम लोग ओलियम गैस लीक केस भी इसको बोलते हैं, जिसमें ओलियम गैस लीक हुई थी। ये इंडिया का केस था। इसमें कोर्ट ने डेवलप कर दिया कंसेप्ट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। कोर्ट ने बोला स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में तो 5 एक्सेप्शन हैं, फिर बच जाते हो। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आप बिल्कुल नहीं बचोगे। अगर आप कोई डेंजरस एक्टिविटी इंडिया में करते हो और अपनी लैंड पे करते हो और वहां से कुछ गैस लीक हो जाती है, कुछ गलती से कहीं पे एक्सकेप हो जाता है, तो आप लाइबल होंगे ही होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी आपको। इंडिया के कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सन ऑफ इंडिया के केस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल दे दिया कि आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है तो भी आप लाइबल होंगे, कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगी, कोई एक्सेप्शन आपको नहीं बचा सकती। 5 की 5 एक्सेप्शन जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में थी, यहाँ पे खत्म कर दी गई। आगे जब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ेंगे, इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे, और ज्यादा समझ आएगा आपको। फिर आप ये समझ लीजिए कि इसमें एक्सेप्शंस थी और इसमें एक्सेप्शंस को इग्नोर कर दिया गया, इसमें एक्सेप्शंस को देने से मना कर दिया गया। अर्थात ये जो एमसी मेहता वर्सेस ऑफ इंडिया केस है, इसमें स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करी गई। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस देखना, क्या डिफरेंस है फॉल्ट लाइबिलिटी एंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी में। एक फॉल्ट लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट। तो फॉल्ट लाइबिलिटी और विदाउट फॉल्ट लाइबिलिटी में क्या फर्क है? फॉल्ट किसमें चाहिए? फॉल्ट लाइबिलिटी में फॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल मेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी में रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्लेंटिफ मस्ट प्रूव नेग्लिजेंस इंटेंशन। यस, प्लेंटिफ को प्रूव करनी पड़ती है फॉल्ट लाइबिलिटी के केस में कि भाई डिफेंडर नेग्लिजेंट था, डिफेंडेंट की इंटेंशन थी। पर नो फॉल्ट लाइबिलिटी में प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। लाइबिलिटी का बेस क्या है? बट द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी डिफेंडेंट्स फॉल्ट। फॉल्ट लाइबिलिटी में जो है वो डिफेंडेंट का फॉल्ट बेस होता है लाइबिलिटी का, और नो फॉल्ट लाइबिलिटी में नेचर ऑफ हजार्डस एक्टिविटी बेस होता है। मैंने आपको पहले बताया नो फॉल्ट लाइबिलिटी आई क्यों है, क्योंकि लोग आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, बड़े बड़े हजार्डस एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब वो इतनी बड़ी हजार्डस एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको फॉल्ट भी, उनको मतलब बिना फॉल्ट की लाइबिलिटी भी बेयर करनी पड़ेगी, चाहे उनकी गलतियां नहीं है। लैंडमार्क केस का ड्रोक्यू वर्सेस स्टेवेंसन है फॉल्ट लाइबिलिटी का, और इसका रेलन वर्सेस फ्लेचर, एमसी मेहता वर्सेस ऑफ इंडिया। ये कुछ ही बातें हमें ध्यान रखनी है। अब मॉडर्न ट्रेंड की बात करते हैं। आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे कौन सी लाइबिलिटी कोर्ट मानता है, फोर्ट लाइबिलिटी या नो फोर्ट लाइबिलिटी? तो बेसिकली हमारे आज के करंट सिनेरियो में हम लोग कंपनसेटरी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। हमारा पर्पस जिसको नुकसान हुआ है उसे कंपनसेट करना है, ना कि हमें फॉल्ट को देखना या नहीं देखना है। यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल पुराने टाइम पे तो ऐसा होता था कि नो लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट माना जाता था, कि अगर आपकी गलती नहीं है तो आप लाइबल भी नहीं होंगे, आपका फॉल्ट नहीं है आप लाइबल भी नहीं होंगे। बेसिकली पुराने टाइम में प्लेंटिफ जो केस करता उसे प्रूव करना पड़ता था कि डिफेंडेंट का फॉल्ट है, डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है, इंटेंशन, उसने इंटेंशन से ये काम किया है, उसका रोंगफुल एक्ट डिफेंडेंट का प्रूव करना पड़ता। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, अभी मॉडर्न टाइम पर हम फॉल्ट थ्योरी से कंपनसेटरी थ्योरी में जा रहे हैं। हमारा जो पर्पस है कोर्ट का, वो कोर्ट का पर्पस जिसको नुकसान हुआ है उसे कंपनसेशन देना है। इसलिए हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया, नो फॉल्ट लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया, सोशल जस्टिस एंड विक्टिम कंपनसेशन को रिकॉग्नाइज किया। क्या मतलब है इसका? कि हमारा जो आज का ट्रेंड है, हम किसी का फाल्ट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसी को नुकसान हुआ है। अगर आपने कोई काम किया, अपनी फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हो, उससे गैस लीक हो रही है, किसी को व्यक्ति को नुकसान हुआ है, और किसी को कोई नुकसान हुआ है तो भाई फिर आप लाइबल हो, फिर आपको लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। इवन यू आर नॉट अंडर एनी फॉल्ट बट यू विल हैव टू बियर लाइबिलिटी। बाय सो बिकॉज अगर आप लाइबल नहीं होंगे तो फिर कंपनसेशन कैसे मिलेगा उसको जिसे नुकसान हुआ? कंपनसेशन तभी हम ग्रांट कर पाएंगे आपके थ्रू अगर आप लाइबल होंगे। तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट डेवलप अब लगातार होता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है? हम क्यों कंपनसेटरी थ्योरी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं फोर्ट थ्योरी से? क्योंकि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। पहले एक टाइम था पूरे कंट्री में, पूरे एरिया में कोई 2-3 इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती थी। जब कम इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश थी
तो कम केसेस आते थे कि भाई कोई गैस लीक से मर गया, कोई किसी प्रकार का पॉइजनस गैस से कोई व्यक्ति मर गया। अब इंडस्ट्रीज बहुत फैल रही हैं, जब बहुत इंडस्ट्रीज फैल रही हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट भी ज्यादा बढ़ेंगे। एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ेंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिसका नुकसान हुआ है कंपनसेशन देने के लिए हमें किसी को तो लाइबल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने नो फाल्ट लाइबिलिटी के कंसेप्ट को डेवलप किया, कंपनसेशन थ्योरी को डेवलप किया। इंक्रीज इन hazardous एक्टिविटीज, खतरनाक एक्टिविटीज लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, खतरनाक खतरनाक इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, hazardous जो हेल्थ के लिए सही नहीं है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कांच, जहां पे कांच बनता है, बहुत खतरनाक इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं जहां पे ऐसे ऐसे गैसेज हैं जो गलती से लीक हो जाए तो आसपास 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लोग उससे अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए हमने अपनी जो हमारी ये सिस्टम था उसको शिफ्ट किया हम लोगों ने फाल्ट थ्योरी से नो फाल्ट की तरफ एंड कंपनसेशन की तरफ। डिफिकल्टी इन प्रूविंग नेग्लिजेंस, ऑब्वियस सी बात है आज के टाइम पे किसी की गलती थी ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। अब मान लो कहीं पे इंडस्ट्री से गैस लीक हो जाती है, किसकी गलती थी गैस लीक होने में, कैसे प्रूव करोगे? प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, सभी लोग घर में सोए हुए हैं, पीछे से गैस लीक हो गई है, कोई ना कोई गलती, किसी न किसी की गलती भी होगी नो डाउट, लेकिन किसकी गलती थी कैसे प्रूव करोगे? तो हम क्या करेंगे, जो ओनर है उसकी लाइबिलिटी बना देंगे ताकि उस ओनर की ड्यूटी बन जाए कि आप कंपनसेट करो सभी अफेक्टेड लोगों को। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड एनवायरनमेंट, ensuring स्पीडी कंपनसेशन टू विक्टिम, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, इन सभी कारणों की वजह से हम लोगों ने अभी शिफ्ट कर लिया है अपनी फार्ड थ्योरी से कंपनसेटरी थ्योरी की तरफ। इंडिया की बात करें, ये तो वर्ल्ड की बात होगी, इंडिया में भी हमने यही चीज की है। इंडिया में हम दोनों अप्रोचेस को मानते हैं, हम फॉल्ट लाइबिलिटी को भी मानते हैं, बहुत सारे ऐसे टोर्ट्स हैं जिसमें फॉल्ट प्रूव करना पड़ता है। इंडिया में अगर आपने केस किया तो आपको फॉल्ट, आपको मेंटल एलिमेंट प्रूव करना पड़ेगा, नेग्लिजेंस, असोल्ट, डेफामेशन, बैटरी, इन सभी केसेस में। एंड इंडिया में नो फॉल्ट लाइबिलिटी को भी हमने मान्यता दी हुई है, जिसमें कोई व्यक्ति लाइबल ना है, उसका फॉल्ट ना है, फिर भी वो लाइबल होगा। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंडिया का लैंडमार्क केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि इंडिया में कोई हजार्डस एक्टिविटी कैरी करता है तो उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे, जो भी इससे किसी को नुकसान होगा वो भी बियर करना पड़ेगा। अब लास्ट में कंक्लूजन आप कर सकते हैं कि द मेंटल एलिमेंट इज जनरली इसेंशियल इन tortious liability as most tort require the proof of intention, negligence or other form of fault. However, in case involving the hazardous, inherently dangerous activities, the law imposes liability without fault. वैसे तो मेंटल एलिमेंट जरूरी है टोट में, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मेंटल एलिमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यक्ति का फॉल्ट ना हो फिर भी वो लाइबल हो जाता है, जिसको हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी बोलते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लॉ विद ट्विंस।